मेरा नाम है प्रसाद अमोलकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल एस्टेट कोच। और मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बात की लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स की रेजिडेंशियल पे। इस बार आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कमर्शियल डीड ऑफ लीज बोलते हैं उसे। कमर्शियल रेंटल एग्रीमेंट जो होता है एकदम अलग होता है, लीव एंड लाइसेंस रेजिडेंशियल के जैसा एग्जैक्टली नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, शायद 3 या 4 वीडियोस करूं ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। एक कमर्शियल लीव एंड लाइसेंस, कमर्शियल रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है और उसमें डिफरेंस, रेजिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट में और कमर्शियल रेंटल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। सीधे चलते हैं अपने सिस्टम पे और शुरुआत से शुरू करते हैं। चल में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, अग्रीमेंट फॉर लीव एंड लाइसेंस। जब आप कमर्शियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं डीड ऑफ लीज या लीज डीड या रेंटल एग्रीमेंट या कमर्शियल रेंटल एग्रीमेंट या फिर कमर्शियल लीज एग्रीमेंट। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि लीव एंड लाइसेंस में रेजिडेंशियल में 11 मंथ से लेके 2 इयर्स या 3 इयर्स का भी हो सकता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 1 साल से ऊपर ही लेते हैं लोग ज्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना रहता है। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई कमर्शियल एक शॉप ले लिया तो जब आप अपना आपका बिजनेस 1 साल में तो सेटअप तो हो नहीं सकता ना, तो नॉर्मली यहाँ पे 1 साल से ऊपर ही लेते हैं, 3 साल या 5 साल की टर्म रहती है। तो डीड ऑफ लीज में जो स्टैम्प पेपर लगेगा वो रेजिडेंशियल लीव एंड लाइसेंस के हिसाब से नहीं लगेगा। जैसे कुछ स्टेट्स में 500 रुपीज पे हम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं, फिर उसे नोटराइज करते हैं। लेकिन कमर्शियल अगर नोटराइज करना है डॉक्यूमेंट तो हम 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे करते हैं। लेकिन अगर ये जैसे ही 12 महीने, 1-2 साल या 3 साल या 5 साल या 6 साल या 9 साल या 12 साल कितनी भी हो सकते हैं, तो डीड ऑफ लीज का क्या स्टैम्प ड्यूटी रहेगा वो आपको सब रजिस्ट्रार एसआरओ से पता चलेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वहां पे पहले दिखाना पड़ेगा जहां पे पार्टीज की नाम रहेगा, फिर प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहेगा, फिर वहां पे अमाउंट भी रहेगा, डिपॉजिट्स रहेंगे और बाकी सारे टर्म्स को फैक्टर में रखते हुए हर एक स्टेट में ये स्टैम्प ड्यूटी अलग होगी। उसके हिसाब से आपको जो आप जब फ्रैंकिंग करोगे या फिर आप स्टैम्प पेपर लेके आओगे या फिर आप ई स्टैम्प करोगे, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ई स्टैम्प नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में है, तो आप ई स्टैम्प्स के जरिए फ्रैंकिंग करोगे और स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे। ये स्टैम्प ड्यूटी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको एसआरओ से पता चलेगा। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम डीड ऑफ लीज को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पार्टीज कितनी होती है? 2 पार्टीज होती है। जैसे रेजिडेंशियल लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में 2 पार्टी होती है, यहाँ पे भी 2 पार्टी होती है। देखो यहाँ पे 3 भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ले लिया जहाँ पे ओनर है, टेनेंट है, मतलब लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है, कोई शॉप हो गई लेकिन अभी तक सेल डीड नहीं हुई है, या फिर एक प्री लीज में आप दे रहे हो, तो वहां पे कंफर्मिंग पार्टी बिल्डर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी 2 पार्टी हो सकती है और तीसरी आपकी टेनेंट होती है, बराबर। तो हम इसे कहेंगे लाइसेंसर, लेसर और ट्रांसफरर। लाइसेंसी में जब टेनेंट बोलते हैं हम तो लाइसेंसी, लीजी या ट्रांसफरी। देखो हम ट्रांसफरर ट्रांसफरी का ना ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ओनर हो प्रॉपर्टी के, ये ओनर है प्रॉपर्टी के, ये अपनी राइट्स जो है, प्रॉपर्टी की जो राइट्स है टेम्पररीली किसी टेनेंट को दे रहे हैं, तो इसीलिए हम उसे ट्रांसफरर कहेंगे। और ट्रांसफरी क्योंकि वो ले रहा है, जो राइट्स ले रहा है। लेसर, लेजी, ये नाम आपको समझने पड़ेंगे, ये हमेशा आपके सामने आएंगे। तो जैसे ये नाम आते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये लेजर और लेजी ये कभी कभी कुछ एडवोकेट्स, कुछ लॉयर्स लिखते नहीं हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसी लिखते हैं या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी लिखते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ई मूवेबल प्रॉपर्टी में, रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट 15-20 हज़ार से लेके 2 लाख तक, 5 लाख तक कितना भी हो सकता है, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में मैंने आपको कहा था कि कोई अपना एक विला हो गया उसमें से पार्ट कभी प्रॉपर्टी दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एक पूरा बंगलो है तो उस बंगलो में से ना ओनर रहता है फर्स्ट फ्लोर पे और बाकी नीचे वाला एरिया वो टेनेंट्स को दे देता है, 2 या 3 टेनेंट्स को, तो पार्ट करता है। वहाँ पे ईजी हो जाता है, क्योंकि क्या है, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो कोई यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस नहीं देनी है, कोई टैक्स नहीं पे करना है, आपको बस अपना हाउस टैक्स पे करना है, आप रेंट पे चढ़ा सकते हो प्रॉपर्टी एज अ रेजिडेंशियल। लेकिन जैसे आप कमर्शियल में आ जाते हो यहाँ पे थोड़ी चैलेंज आ जाती है कि यहाँ पे आप पार्ट फुल तो प्रॉपर्टी दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक प्रॉपर्टी का इमेजिन करो, एक प्रॉपर्टी को आप इमेजिन करो, जैसे एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या रहता है, एक हाउस टैक्स रहता है, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर रहता है, फिर एक वाटर मीटर रहता है, फिर आप एक मेंटेनेंस पे करते हो, फिर
आप ये प्रॉपर्टी पूरा रेंट पे देते हो, तो क्या कर रहे हो आप अपना राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो। तो जैसे आप राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो भी मेंटेनेंस है वो अपने लाइसेंसी को पे करना है, ये लाइसेंसी को पे करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब लाइसेंसी ट्रेड लाइसेंस लेता है तो उसे एनओसी लेनी पड़ती है ओनर से कि मैं ट्रेड लाइसेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आप पार्ट प्रॉपर्टी देते हो तो पार्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लो अगर कोई कमर्शियल प्रीमाइसिस है 2000 स्क्वायर फीट की और ओनर चाहता है कि 1000 स्क्वायर फीट में एक टेनेंट को दे दूं और 1000 स्क्वायर फीट दूसरे टेनेंट को दे दूं, तो इस केस में क्या होगा, हाउस टैक्स तो एक ही है, तो म्युनिसिपैलिटी आपको 2 ट्रेड लाइसेंस देगा नहीं देगा एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपको अपनी अथॉरिटीज में स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस प्रॉपर्टी में मुझे 2 ट्रेड लाइसेंस चाहिए। 2 ट्रेड लाइसेंस कभी इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कंफ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हाउस टैक्स नंबर एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक ही है, तो काफी सारी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आपको पहले से ही देखना पड़ेगा। प्योरली कमर्शियल यूज के लिए होता है कोई भी लीज एग्रीमेंट। आप यहाँ पे कोई भी डीड ऑफ लीज करते हो, यहाँ पे उसमें रेजिडेंशियल आप क्लॉज नहीं डाल सकते हो। कोई भी किसी भी कमर्शियल प्रीमाइस में उसे रेजिडेंशियल की तरह यूज नहीं कर सकता। रेजिडेंशियल प्रीमाइसिस कमर्शियल प्रीमाइसिस में यूज हो सकती है विद प्रॉपर अप्रूवल्स, लेकिन कमर्शियल में क्या होता है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स में हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है आने जाने का, फिर वो कमर्शियल है इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटीज की भी इशू, सिक्योरिटी का भी इशू होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और रेजिडेंशियल में कमर्शियल एरिया प्रीमाइसिस में जब आप रेजिडेंशियल करते हो क्योंकि आपका स्टाफ रहेगा, आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो वहाँ पे ये भी आप नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल जगह पे ये अलाउंस है 5% टू 25% का, वो मैं कभी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना तक समझ लो कि आपको फुल या पार्ट भी आप दे सकते हो कमर्शियल प्रीमाइसिस को, आधा भी कर सकते हो, 1/4 भी कर सकते हो डिपेंडिंग। लेकिन यहाँ पे अगर टेनेंट है, अगर कोई ऑफिस ले रहा है और उससे अगर ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो उसे उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्या देखो, आप जब प्रॉपर्टी का लीज अग्रीमेंट कर रहे हो, करने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसे ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस से ही उसका बिजनेस आगे बढ़ता है। उसे जीएसटी लेना है, उसे पैन कार्ड करना है, जो भी करना है उसको, बाकी की फॉर्मेलिटीज, बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसको डिलीवरीज करनी है, ये सब करने के लिए उसे ट्रेड लाइसेंस चाहिए रहता है। बिजनेस करने के लिए उसे ट्रेड लाइसेंस चाहिए, तो ये से आपको पहले से समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लाइसेंसर और लाइसेंसी को कि आपको क्या चाहिए। कभी कभी लाइसेंसी ट्रेड लाइसेंस लेते नहीं है, कभी कभी क्या होता है कोई बड़ी कंपनी का एक एक्सटेंशन ऑफिस रहता है, उस एक्सटेंशन ऑफिस में वो ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं, वहाँ पे छोटा काम होता है। बड़े ऑफिस में उनका ट्रेड लाइसेंस या जो भी एस्टैब्लिशमेंट के जो अथॉरिटीज से परमिशंस लेनी रहती है वो लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कमर्शियल में ऑफिस या शॉप्स को छोड़ के आप फ्लैट्स, हाउस, विलास, बंगलो, स्टूडियो, बिल्डिंग ये भी कर सकते हो। देखो क्या है कि एक अपार्टमेंट में अगर मैं कहीं उसको, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई एक बंदा जिसे बिजनेस शुरुआत करनी है तो वो ऑफिस लेगा, पहले से ही बोल रहा है कि यार वर्क फ्रॉम होम में चल रहा है तो मैं घर को ही ऑफिस क्यों ना बना लूँ। तो अगर उस घर को मैं अगर ऑफिस बना रहा हूँ तो मुझे ट्रेड लाइसेंस मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिला तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी ओनर से, उससे भी नहीं मिला तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। क्योंकि कभी कभी कुछ सोसाइटीज़ में ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलता है बिकॉज सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं करती है। ये आपको समझना पड़ेगा पहले से, क्योंकि मैं ये पहले से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अग्रीमेंट होने के बाद ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, जैसे हाउस टैक्स हो गया, मीटर हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, राइट्स शेयर हो गया। जैसे कि और एक दिक्कत आती है, अगर आपकी 2000 स्क्वायर फीट की ऑफिस है और उसने ए को दिया और बी को दिया, तो यहाँ पे राइट शेयर में इशू आ जाता है। ट्रेड तो मिल जाएगा, दोनों को भी मिल सकता है, डिपेंड करता है उनका क्या है, मतलब बिजनेस क्या है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर रहेगा, फिर आपको 2 बनाने पड़ेंगे, फिर दोनों को अलग अलग से मीटर देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का यूजेज अलग होगा। दोनों के इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोन बिल्स या जो भी है जो यहाँ पे शेयर होता है, मतलब कितना प्रॉपर्टी का राइट्स किसको है। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगी और एक टेनेंट ने ओनर पे अगर केस कर दिया कोई डिस्प्यूट की वजह से, तो दूसरा जो टेनेंट है उस पे भी उसको पार्टी में इंक्लूड हो सकता है, ये चांसेस है क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही है, तो सबको दिक्कत आ सकती है। तो पहले से ही अपना हाउस टैक्स या मीटर का जो भी करना है वो पहले से ही करो, सबके लिए अच्छा होगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में रेजिडेंशियल में जो राइट्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं, मतलब आपकी फैमिली या फिर बैचलर्स कोई भी हो, तो यहाँ पे राइट्स पर्सनल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते हैं।
रेजिडेंशियल में यहाँ पे राइट्स ट्रांसफरेबल है। अगर मैं कोई ऑफिस ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को बुला सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एरिया किसी को दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं कोई मेरे ऑफिस में हूँ, मेरा ऑफिस करीब करीब 4500 स्क्वायर फीट एक ही एरिया है, उसके ऊपर भी एक एरिया है जहाँ पे मैं किसी को ऑफिस में बिठा सकता हूँ, किसी एसोसिएट्स को मैं यहाँ पे बुला के उससे बिजनेस करवा सकता हूँ। जैसे मेरे एसोसिएट्स होते हैं जहाँ पे मैं उनके लिए अलग से सिस्टम रखता हूँ, वो यहाँ आते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, तो इसमें ओनर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब आप जैसे आप रेजिडेंशियल में अपने फैमिली को बुलाते हो, यहाँ पे हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारे एसोसिएट्स होते हैं, तो ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। कभी कभी मैं ये पूरा प्रीमाइसिस टेम्पररी पर्पस के लिए किसी के हाथ में देके भी चला जा सकता हूँ मेरा बिजनेस संभालने के लिए, यहाँ पे ट्रांसफरेबल होता है। रेंट जो होता है उसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। प्रीमियम ये फिक्स होता है, और इंक्रीमेंटल में साल का 5% to 7.5% या फिर जनरली स्टैंडर्ड्स में से 15% 3 साल के बाद तो डेफिनेटली होता है 15% का। अभी आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे हो और आपको कितना रेंट मिल रहा है, और आप वेदर यू आर ओके। अगर आपको ठीक लगता है 5%, 10%, 3 साल के बाद 10%, 12%, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो पीरियड होता है, जो लाइसेंस पीरियड होता है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का, 5 साल का, कितना भी हो सकता है। 11 मंथ्स के डीड ऑफ लीज में उसे बस नोटरी करने की जरूरत है। 5000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बस एक नोटरी कर दिया, उसका काम हो गया, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जैसे ये क्रॉस हो गया, जैसे 11 महीने के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन की जो भी फीस लगती है आपको एसआरओ से मिल जाएगी। मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है। रेंटल के कमर्शियल्स में जो बेस रेंट होता है ना, जैसे बेस रेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरी ऑफिस की एरिया 900 स्क्वायर फीट है, जो 900 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में अगर मुझे, जब मैं बताऊँ आपको, मैं स्क्वायर मीटर में गिनता हूँ, स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर मेरी ऑफिस की रेट है 2000 पर स्क्वायर मीटर, तो 100 स्क्वायर मीटर इंटू 2000 अगर 2 लाख मुझे देने हैं तो वो हो गया मेरा बेस रेंट। बेस रेंट के बाद क्या होता है, ये फिक्स रहता है, मतलब वो पर स्क्वायर मीटर, आप कोई भी लोकेशन में जाओ वहाँ की मार्केट के एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर की रेट रहती है। फिर दूसरा आता है एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या होगा, एक तो होगा आपका हाउस टैक्स। या हाउस टैक्स कौन पे करता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो ओनर होता है ना, अगर मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, तो अगर मैं ये ऑफिस को मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेरा बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो हाउस टैक्स अमाउंट होता है ना, वो एक लिमिटेड होता है। जैसे 8000 हो गया, 10,000 हो गया, जो मुझे म्यूनसिपैलिटी को देना है अगर मैं म्यूनसिपल एरिया में हूँ, कोई मैं सिटी में हूँ। लेकिन जैसे मैं विलेज में हूँ तो मेरी विलेज में हाउस टैक्स अलग होता है, थोड़ा अमाउंट कम रहता है। लेकिन जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो मेरा जो हाउस टैक्स का अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। मेरे यहाँ पे जो चेंज होता है वो करीब 1 मंथ के रेंट के हिसाब से आता है। अगर मैं 1 लाख का रेंट पे कर रहा हूँ तो मुझे म्यूनसिपैलिटी को या पंचायत को 1 लाख रुपीज एज अ हाउस टैक्स देना पड़ेगा। उस हाउस टैक्स में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो टेनेंट होता है उसे ट्रेड लाइसेंस लेनी है। ट्रेड लाइसेंस के बाद उसे फिर साइनेजेस के भी पैसे देने पड़ते हैं, करेक्ट। तो अगर वो खुद के लिए यूज कर रहा है तो इतना पैसा नहीं लगता, लेकिन जैसे वो टेनेंट लाता है तो टेनेंट को उतना पे करना पड़ता है। तो नेगोशिएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउस टैक्स कौन पे कर रहा है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले वो देख लो। और तीसरा जो है वो टैक्स होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया तो लाइसेंसर पे करेगा, ओनर पे करेगा, वो तो उसकी लायबिलिटी है। लेकिन हाउस टैक्स में उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाउस टैक्स में जो नॉर्मल पे करने वाला था वो वही पे करेगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, बिकॉज आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, अमाउंट चेंज हो जाता है, तो वो लाइसेंसी को ही देना पड़ेगा, वो लाइसेंसर देगा नहीं। डिटेल्स में सेम है, जैसे रेजिडेंशियल लीव एंड लाइसेंस में मैंने कहा था कि नाम, फादर्स नेम, एड्रेस पूरे डिटेल में देनी है आपको, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडमार्क प्रॉपर देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई अच्छी फोटो आईडी जो वैलिड है वो आपको देनी है। ये आपको डिटेल्स प्रॉपरली देनी है लाइसेंसर की और लाइसेंसी की। यहाँ पे कभी कभी लाइसेंसर और लाइसेंसी में आपको कंपनी मिलेगी, जैसे कोई आरबीआई हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर एचपी हो गया या फिर कोई भी कंपनी पकड़ लो, गोदरेज हो गया या फिर मेक माई ट्रिप हो गया, कुछ भी हो। वहां पे वो लोग जब अपना कंपनी का नाम देते हैं तो कंपनी का नाम के साथ एक ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी देयर पावर ऑफ अटर्नी से बनता है या फिर वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन से बनता है। अगर मेरी कंपनी अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रही है
तो एज अ डायरेक्टर मैं वहां पे साइन करके किसी को, मेरे स्टाफ को ऑथराइज करूंगा, और उस जो जिसको भी मैं ऑथराइज कर रहा हूं उसकी पैन कार्ड, उसकी आधार कार्ड लगेगा, उसका ये सारा डिटेल लगेगा, और हमारी कंपनी का नाम लगेगा, और हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, उसके बाद जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो लगेगा। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो बिना इसके नहीं होगा, क्योंकि क्या है, कल को आपने साइन कर लिया, सब हो गया, आपका डिटेल सब आ गया, लेकिन अगर कंपनी दिल्ली में बैठी है, वहां से डॉक्यूमेंट आपको मंगवाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका एसआरओ जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं करेगा। तो जो एक कंपनी होती है, यहाँ का जो बोर्ड रेजोल्यूशन है आपको मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं मिला तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी कंपनी हो, आपको पहले से ही डे वन से पूछना है कि कौन ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने, अपने कमर्शियल्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फाइनलाइज करते करते, मतलब साइमल्टेनियसली ये चीज़ें आपको करनी है। कंपनी का जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, जैसे अगर मेरा ऑलरेडी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है और फिर मैं ये रेंट पे दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, और सामने वाले टेनेंट को भी ट्रेड लाइसेंस लेना है, तो 2 ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, लेकिन मेरा जो ट्रेड लाइसेंस है मुझे वो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे हर साल वो ट्रेड लाइसेंस का पैसा म्यूनसिपालिटी को या पंचायत को देना पड़ेगा। अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ, लीज पे दे रहा हूँ, तो मुझे मेरा ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, ताकि सामने से जो टेनेंट है वो अपना ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर सके। ऑथोराइज सिग्नेटरी ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी का डिटेल्स अगर मेंशन नहीं किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं आया है, पावर ऑफ अटर्नी नहीं आई है, तो यहाँ पे आपको एसआरओ में इशू आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट ओके भी नहीं होगा। ये आप बात समझ लो। आपका जो ऑफिस है, उस ऑफिस का जो एड्रेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो कल कुछ डिस्प्यूट आ गया तो आपको प्रॉब्लम होगा, टेनेंट को भी प्रॉब्लम होगा। एड्रेस ठीक से लिखना है, पूरा डिटेल्स में सर्वे नंबर के साथ लिखना है, बाउंड्रीज के साथ लिखना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सारा लिखना है, लैंडमार्क के साथ लिखना है आपको, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपने डिटेल्स जो लिखी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स आती है, तो प्रॉपर्टी के डिटेल्स में आप कंजूसी नहीं कर सकते, तो ये डिटेल्स आपको ठीक से डालनी है। प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारा सेशन है आज का, ये खत्म होता है यहीं पे। कमर्शियल लीज एग्रीमेंट में मैं आपको 2 या 3 वीडियोस और दे दूंगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आज तक किसी ने रियल एस्टेट सेक्टर में दी नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगले वीडियो तक, अगले सेशन तक, धन्यवाद।